Hello guys, welcome to my channel. I hope all of you are doing really well. So ये वीडियो हमारी इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द PYQ ऑफ फिलोसफी एथिक्स इन पब्लिक डोमेन. सो इसमें हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा दिखे गए हैं बिकॉज प्रीवियस ईयर एक बार तुमने कर लिया अच्छे से तो यू आर वेरी गुड फॉर द एग्ज़ाम. तुम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे. एंड हेयर इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम कवर अप कर लेंगे. सो इफ़ यू वॉच दिस वीडियो एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते हो यू आर डन फॉर द एग्ज़ाम. अराउंड 80 to 90% मोस्टली क्वेश्चंस इस वीडियो में से ही आएंगे बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन द एग्ज़ाम. थोड़ा बहुत आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को चेंज करके आएंगे लेकिन आएगा यही जो इस वीडियो में डिस्कस हुआ है. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो शो करी है बिकॉज यू शुड नो कि कैसा दिखेगा हमारा फिलॉसफी का क्वेश्चन पेपर. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं हमारे एंड बाकी जितने भी मैंने इस वीडियो पे इंक्लूड किए हैं इस PPT में इंक्लूड कर रहे हैं वो सब आएंगे. वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मैंने उनका स्क्रीनशॉट ऐसे इंक्लूड नहीं करा है. तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है शो करने के लिए प्रीवियस ईयर का. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और मैं सब डिस्कस करूँगी इनमें से भी और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगी. सो व्हाट इज़ मोरालिटी डिस्कस अकॉर्डिंग टू जेम्स रेचल. सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है एंड ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है. सो हम वीडियो चैप्टर वाइज मूव करेंगे, हम चैप्टर वाइज बढ़ेंगे वीडियो में आगे. सो पहला क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मोरालिटी डिस्कस अकॉर्डिंग टू जेम्स रेचल. इसमें कोई भी क्वेश्चन आप इंक्लूड करते हो, कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हो 20 मार्क्स का 18 मार्क्स का जितना भी वेटेज होता है स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. एंड इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, कंक्लूजन से हम एंड करेंगे. हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. अराउंड 6 to 7 पेजेस आर आइडियल फॉर 20 मार्कर और 18 मार्कर. फिलॉसफी में जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे. तो फिर भी हमें टाइम लिमिट के साथ बढ़ना है आगे बिकॉज ज़्यादा ही लिख दिया तो बाकी क्वेश्चंस में फिर कम पेजेस हो जाएंगे. टाइम ज़्यादा नहीं होता है. वी हैव टू कवर अप लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो सब में बहुत सारा लिखना होता है. तो ऐसा अप्रोच रखो कि आपकी स्पीड अच्छी है एंड आप पर क्वेश्चन 6 to 7 पेजेस कर ही ले रहे हो. तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. So, morality is one of the central concerns of philosophy as it deals with the fundamental question of how human beings ought to live. According to James Rachel, moral philosophy is not merely about distinguishing right from wrong but about understanding the principle that should guide human conduct. तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मोरालिटी एक सेंट्रल कंसर्न है फिलॉसफी का क्योंकि वो डील करता है एक फंडामेंटल क्वेश्चन से. और वो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है कि हाउ ह्यूमन बींग्स ऑट टू लिव, ह्यूमन बींग्स को कैसे रहना चाहिए. अकॉर्डिंग टू जेम्स रेचल, मॉरल फिलोसफी इज़ नॉट मेनली अबाउट डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग. तो हम मॉरल फिलोसफी में सिर्फ राइट और रॉन्ग को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स दैट शुड गाइड ह्यूमन कंडक्ट. बट हम ऐसे प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करें. ही बिगिन्स हिज डिस्कशन बाय कोटिंग Socrates, who stated that morality concerns how we ought to live. However, Rachels point out that defining morality is not easy because different moral theory provide different explanation of what morality requires. So morality को define करना भी easy नहीं है because हर theory अलग बोलती है, अलग तरीके से morality को define करती है. Instead of supporting one theory, he introduced the minimum conception of morality, which contains the essential feature that every acceptable moral theory must recognize. तो वो minimum conception of morality को लेके चलते हैं, उसको वो इंट्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि एक ऐसा कॉन्सेप्शन, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे पॉइंटर्स, ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हर एक थ्योरी में होना चाहिए मोरालिटी को लेते हुए, जो मोरालिटी को डिफाइन करती है. According to him, morality requires people to act on the basis of reason while giving equal consideration to the interest of every individual affected by their reason. तो morality क्या रिक्वायर करती है कि people reason के ऊपर बात करें, reason के ऊपर डिबेट करें. कोई नॉर्मल ऐसे कुछ भी ना बोलते, एक रीज़न होना चाहिए हर चीज़ का, इक्वल कंसिडरेशन देनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को जो उस डिसीजन से अफेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से चैप्टर को बताया है कि क्या इस चैप्टर में है. मिनिमम कंसेप्शन की बात करिए, सॉक्रेट की बात करिए. ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते हो, कोई भी चैप्टर का आंसर करते हो, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर देना
एंड यूजली पॉइंटर्स में मत लिखना, बिकॉज फिलोसफी एक थोड़ा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें पॉइंटर्स अच्छे नहीं लगते हैं, इसको तुम थोड़ा सा पैरा में ही लिखना। एंड यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। आगे हम द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग मोरालिटी की बात करेंगे। सो जेम्स रेचल बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग दैट देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी दैट एवरीवन एक्सेप्ट्स। हम यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, कैसे मतलब सब डेफिनेशन अलग अलग बोलती है, कोई किसी और चीज़ की बात करती है, कोई किसी और चीज़ की बात करती है। एंड तो तभी एक मिनिमम कंसेप्शन ऑफ मोरालिटी जेम्स रेचल ने हमें दिया था। So, any definition that goes beyond the basic idea of how we ought to live is likely to be controversial. तो ऐसी कोई भी डेफिनेशन तो इससे बाहर जा रही है, हाउ वी ought to live, वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, वो तो फिर मोरालिटी की बात ही नहीं कर पाएगी। सो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत समझा रहे हैं कि कैसा मिनिमम कंसेप्शन ऑफ मोरालिटी है। इसको आप एक बार रीड कर लो, वीडियो रोक के समझ लो, बिकॉज मैं सब क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं सकती हूँ, बिकॉज वीडियो को भी टाइम लिमिट के अंदर रखना है। एंड हमने सब पढ़ ही रखा है अपने चैप्टर्स में। अगर आपने नहीं देखी मेरी बाकी वीडियोस तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को रेफ़र करो, आप सर्च करो मेरे चैनल की वीडियोस को, एंड आपको दिख जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझाया है, हर एक चैप्टर को समझाया है। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग मोरालिटी आप एक बार रीड कर लो। फिर आगे द मिनिमम कंसेप्शन ऑफ मोरालिटी की हम बात करेंगे क्या होती है। सो मोरालिटी मस्ट बी गाइडेड बाय रीज़न, मोरालिटी रिक्वायर्स इम्पार्शियलिटी इन इक्वल कंसिडरेशन। यहाँ पे हमने उसकी बात कर ली थोड़ा बहुत करके। फिर मोरालिटी रीज़न को रिक्वायर करती है, हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हेडिंग्स देख लो एक बार। फिर मोरालिटी रिक्वायर्स इम्पार्शियलिटी, कि हमें इम्पार्शियल रहना चाहिए, हम सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मोरालिटी एक इम्पार्शियल कॉन्सेप्ट है, उसमें हम किसी को ज़्यादा फेवर नहीं कर सकते हैं, सबको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। रेसिज्म, सेक्सिज्म, ये सब कुछ मोरालिटी में आना ही नहीं चाहिए। हर पर्सन को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हमें जैसे कि बेबी थे, एक इन्फेंट थी, हमें उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमें उनके बारे में समझना चाहिए कि हमें कैसे इस सिचुएशन को अच्छे से एथिकली हम डील कर सकते हैं। जैसे जोडी एंड मैरी था, उनका भी केस यही था कि हम उनको भी इक्वली ट्रीट करें। फिर हमारा थर्ड केस था ट्रेसी लाटिमर का, हमने उनको भी, वो डिसेबल्ड की उनकी बात आई थी, बट उस केस में भी हमने देखा डिसेबल्ड का इतना कुछ पार्ट नहीं था। तो हमें हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या है, कहाँ से आए हैं, उनका रेस क्या है, उनका सेक्स क्या है, कुछ भी। तो हमें सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। मोरालिटी इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बोलती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ बेबी थेरेसा तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो उसको, एक तो पेज। तो ये क्वेश्चन यूजली आता है, बच्चे बहुत सारा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ लिखो, लेकिन इतना लिखो कि आप आगे क्वेश्चंस भी कर पाओ। तो एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स के अराउंड 30 मिनट्स तुम लेके चलो कि मुझे करना है। 30 मिनट्स में बहुत ज़्यादा, 40 मिनट्स उसमें हो ही जाता है लिखते लिखते। तो 30 to 40 मिनट से ज़्यादा आप एक क्वेश्चन को नहीं टाइम दोगे। अगर आपको लग रहा है इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा स्किप करके पहले बाकी कंप्लीट कर लो, फिर बाकी के जब आप बाकी कंप्लीट कर लेते हो तब वापस इसमें आके इसको कंटिन्यू कर लो। तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है। तो बेबी थेरेसा एग्जाम्पल देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें आप दे सकते हो। इसमें शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप थोड़ा डिटेल में लिखो, सब अच्छे समझाओ, उसकी सारी आर्ग्यूमेंट समझाओ, बहुत बड़ा केस है ये। फिर जोडी एंड मैरी का हम समझाएंगे अच्छे से, बिल्कुल हर आर्ग्यूमेंट को, सब चीज़ को, हर आर्ग्यूमेंट को अच्छे से लाइन करना, अंडरलाइन कर देना हर चीज़ को, कि ताकि जो टीचर चेक कर रहे हैं वो उसको देख पाएँ। तो जो जो इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स के नाम है, उनको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ जोडी एंड मैरी की बात करेंगे यहाँ पे, फिर ट्रेसी लाटिमर की बात करेंगे। सारे इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैंने बहुत छोटा लिखा है यहाँ पे, सब आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल पर्सन बता देंगे, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमम कंसेप्शन बता देंगे, एंड क्रिटिकल एवोल्यूशन। तो जो भी बुक में है ना, हमारी बुक मिली थी कॉलेज से, तो आप सब देख लेना। जो भी आपकी रीडिंग आपको टीचर्स आपकी दे रही है उनको अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन है जो हम लिखेंगे, हम कंक्लूड करेंगे आंसर को कि जेम्स रेचल कंक्लूड दैट मोरालिटी एक रैशनल इम्पार्शियल गाइडेंस है ह्यूमन कंडक्ट का, मॉरल डिसीजन शुड नेवर बी बेस्ड ऑन इमोशन, कस्टम वगैरह वगैरह। तो सब करके पूरा कंक्लूजन दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है इस चैप्टर का कि इफ़ मोरालिटी इज़ कंसीव्ड एज इम्पार्शियल कैन वी बी पार्शियल एज पेरेंट्स। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सुनने में, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या होता है मोरालिटी वगैरह वगैरह, फिर हम मीनिंग ऑफ इम्पार्शियलिटी बताएंगे, फिर हम वाई मोरालिटी इम्पार्शियलिटी क्यों डिमांड करती है वो बताएंगे, या बताएंगे कि कैन पेरेंट्स बी पार्शियल। सो उसको पढ़ते हैं। एट फर्स्ट ग्लांस पेरेंटल पार्शियलिटी सीम्स टू कॉन्फ्लिक्ट विद इम्पार्शियलिटी। पेरेंट्स naturally love their own child more than stranger. They spend more money on them, protect them, educate them,
and often sacrifice their own comfort for them. According to James Rachel, this kind of partiality is morally acceptable because parents have special responsibility towards their children. तो पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन के ऊपर बहुत स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो जो पार्शियलिटी रखते हैं वो थोड़ा ओके होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है. So thus parental partiality is not based on prejudice but on genuine moral obligation arising from parent-child relationship. तो हम थोड़ा बहुत ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब लिखा है कि जस्टिफाइड पार्टी अनजस्टिफाइड पार्टी, थोड़ा बहुत पेरेंट्स कैसे बैलेंस करते हैं, लव मोरालिटी को कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ एक बार आप रीड कर लो, पढ़ लो. अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में चॉइस होती है. तो अच्छे से जो आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, ताकि उसमें से जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से कर लो. ठीक है, बाकी एक चैप्टर आप छोड़ भी दोगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो क्रिटिकल एवोल्यूशन यहाँ पे आएगी, फिर कंक्लूजन आएगी, फिर आएगी पार्शियल बायस थ्योरी ऑफ जेम्स रेचल. सो यहाँ पे पार्शियल बायस थ्योरी थी जो जेम्स रेचल की, उसकी बात करेंगे. तो पार्शियल बायस रिफर टू गिविंग प्रेफरेंस और स्पेशल ट्रीटमेंट टू सर्टेन पीपल बिकॉज ऑफ वन रिलेशनशिप विद देम. तो जो पिछला क्वेश्चन था वो पार्शियल बायस के ऊपर ही था. वैसे अकॉर्डिंग टू रेचल, सच प्रेफरेंसेस मॉरली जस्टिफाइज ओनली व्हेन इट अराइजेस फ्रॉम जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट फ्रॉम प्रेजुडिस और सेल्फिश इंटरेस्ट. फिर यहाँ पे जेम्स रेचल का व्यू बताएंगे, why partial bias can be morally justified बताएंगे, limits of partial bias बताएंगे, critical evolution बताएंगे, conclusion बताएंगे. फिर हमारा आएगा explain with reference to example given whether there is a minimum conception of morality, कि हम एक रेफरेंस यहाँ बताएंगे क्या कोई मिनिमम कंसेप्शन होता है मोरालिटी का. तो ये बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बहुत सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें, बस थोड़ा बहुत तुम्हें चेंज करके अपने आंसर को लिखना है. सेम ही सब में लिख दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिल जाते हैं मार्क्स, बट अच्छे से लिखना है क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली सेम टॉपिक पे ही आ रहे हैं. यहाँ पे इतना कुछ मुश्किल है नहीं इस चैप्टर में. तो भाई मिनिमम कंसेप्शन बताओगे, यहाँ पे मीनिंग बताओगे, केसेस बता दोगे तीनों के. यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे लिख दिया है, बेबी थेरेसा, जोडीन मैरी एंड ट्रेसी लैटिमर का. फिर इंपॉर्टेंस बता दोगे रीजन एंड मोरालिटी की, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी और मॉरल एजेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बता देंगे, क्रिटिकल एवोल्यूशन, स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, कंक्लूजन. अब एक्सप्लेन द पार्शियल बायस आर्ग्यूमेंट. फिर ये देखो ना, दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्शियल बायस आ रहा है, एक मिनिमम कंसेप्शन ऑफ मोरालिटी आ रहा है. तो पार्शियल बायस का तुम ये सब कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड करोगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर मिनिमम मीनिंग दे दिया क्या होता है पार्शियल बायस, फिर जेम्स रेचल का मिनिमम कंसेप्शन दे दिया, फिर वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं पार्शियल बायस को, फिर इक्वल कंसिडरेशन डज नॉट मीन इक्वल ट्रीटमेंट, यहाँ पे इक्विटी की बात आती है. फिर इक्विटी क्या होता है, इक्वालिटी होता है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. इक्विटी क्या होता है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा अच्छे से, उसको ज़्यादा दो, जिसको कम ज़रूरत है उसको कम दो, क्योंकि सबको उसमें इक्वल ट्रीट करोगे तो फिर जो बहुत, जैसे कि जो बहुत रिच है, जो बहुत पुअर है, आप उसको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते ना. पुअर को ज़्यादा नीड है, रिच को कम नीड है, तो वही इक्विटी होता है. इसी को हम पार्शियल बायस बोलते हैं. तो इक्वल कंसिडरेशन डज नॉट मीन इक्वल ट्रीटमेंट. अब डिफरेंस बताएंगे, फिर एग्जाम्पल्स बता देंगे, तीनों केसेस जो हैं एग्जाम्पल्स है, फिर क्रिटिकल एवोल्यूशन, स्ट्रेंथ, लिमिटेशन वगैरह वगैरह. अब व्हाई डज जेम्स रेचल थिंक एथिकल सब्जेक्टिविज्म इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. अब जेम्स रेचल ऐसे क्यों सोचते हैं कि जो हमारा एथिकल सब्जेक्टिज्म है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर चिपका दिया है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो. पहले है कि जेम्स रेचल क्रिटिसाइजेस एथिकल सब्जेक्टिज्म बिकॉज ही बिलीव्स इट गिव्स अ मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी. ठीक है, एथिकल सब्जेक्टिज्म एक मिस्टेकन मोरालिटी का वो देता है, और वो रीज़न एविडेंस और इम्पार्शियलिटी का रोल को इग्नोर कर देता है. तो यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे. मैंने आंसर लिख दिया है पूरा. मैं इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप इस क्वेश्चंस को देखो, आंसर भी मैंने सब इंक्लूड करा है, तो पढ़ लो इसको ही. मैं हर एक आंसर को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाऊँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो. सो सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखो. दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द PYQ. बाकी चैप्टर समझना है तो उसके अलग वीडियोस है. तो यहाँ पे हम ये सब कुछ आंसर्स आप देख लो, पढ़ लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक लो, जो भी करना है. एंड सॉरी, ओके तो ये सब कुछ मैंने लिखा है. नाउ एक्सप्लेन जेम्स रेचल व्यू ऑन इम्पार्शियल मोरालिटी. फिर वही आ गया इम्पार्शियल मोरालिटी का, वही मैंने बार बार वही आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं. क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव होते हैं, ये लिमिटेड क्वेश्चन है आपके. देखो ना, अभी इतने क्वेश्चन डिस्कस करें, सेम आ रहे हैं थोड़े बहुत. ऐसे ही होता है, आप प्रीवियस ईयर कर लोगे एक बार तो आपका अभी वाला पेपर भी ऐसे ही आएगा, सेम. ठीक है. द चैलेंज ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म सेकंड हमारा चैप्टर है. इस चैप्टर में
हमारा एक क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू कल्चरल रिलेटिविज्म द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ इज अ मिथ। तो कल्चरल रिलेटिविज्म के हिसाब से आइडिया ऑफ जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो एक मिथ होता है। तो यहाँ पे हम कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करेंगे, फिर हम मीनिंग की बात करेंगे। अब यूनिवर्सल ट्रुथ एज अ मिथ इज एन इल्यूजन बिकॉज डिफरेंट सोसाइटी फॉलो डिफरेंट मॉरल कोड। तो यूनिवर्सल ट्रुथ एक मिथ होता है, यहाँ पे उसकी बात करेंगे। फिर ग्रीक कैलकुलेशंस की बात कर ली, फिर एस्किमो की बात कर ली, एंड 5 क्लेम्स ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म की बात कर ली, कल्चरल डिफरेंसेस आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब वाई कल्चरल रिलेटिविस्ट रिजेक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर ली, जेम्स रिचल क्रिटिसिज्म की बात कर ली, सम मॉरल वैल्यूज आर यूनिवर्सल वगैरह वगैरह, जैसे कि केयरिंग फॉर चिल्ड्रन यूनिवर्सल होता है, प्रोहिबिटिंग मर्डर यूनिवर्सल होता है, ये बता देंगे। कल्चरल कैन बी मॉरली क्रिटिसाइज बता देंगे, क्रिटिकल एवोल्यूशन बता देंगे, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एंड कंक्लूजन बता देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आप चैनल इस वीडियो में इस आंसर में आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का, जो है रिलेटिविज्म सफर्स फ्रॉम सम नोटोरियस वीकनेस ऑफ फंक्शनलिज्म। ओके, तो रिलेटिविज्म सफ़र करता है सम नोटोरियस वीकनेस ऑफ फंक्शनलिज्म से। ये 20 मार्क्स का है, एंड हम इसमें बताएंगे आंसर, जैसे कि हम मीनिंग ऑफ फंक्शनलिज्म बता देंगे, फिर हम वाई कल्चर रिलेटिविज्म सफर्स फ्रॉम वीकनेस ऑफ फंक्शनलिज्म बता देंगे। सब कुछ जो मैंने इसमें इंक्लूड करा है देख लो एक बार। ओके, सो ये सब कुछ हम इसमें आंसर में लिख सकते हैं। अब हमारा आएगा जेम्स रेचल व्यू ऑन रिलेटिविज्म। ये भी 10 मार्क का नोट है, 10 मार्कर्स पे आ सकते हैं शॉर्ट नोट्स। उसमें अराउंड 3 पेजेस इज लाइक मिनिमम, अराउंड 4 पेजेस डिसेंट होते हैं 10 मार्कर्स में, एंड 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 to 5 इज लाइक गुड, अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे मोस्ट लाइकली एग्जाम क्वेश्चन है। मैंने जो प्रीवियस ईयर है वो तो पढ़ाई, वो तो मैंने वीडियो में दे ही दिए विद आंसर्स शॉर्ट लिखे हैं मैंने, आपको और अच्छे से समझाना है, वो आप खुद समझा दो कि अगर बेसिक समझ जाते हो तो उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखो, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट लाइकली एग्जाम क्वेश्चन, इसको एक बार रीड कर लो, देख लो आपको समझ आ रहा है, बस इतना देखो कि आप इसमें लिख पाओगे, आप इसमें समझ पाओगे, आंसर्स लिख पाओगे। अगर लिख पाओगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाओगे तो इसका समझ लो आप आंसर। ठीक है, कि देख लो कि कैसे आपको इसमें लिखना चाहिए। बाकी यू जस्ट हैव टू रीड दिस क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार चैप्टर हो जाएगा ना, फिर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आप कर लोगे, बट आपको चैप्टर समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो हमारे 20 मार्कर्स है, यहाँ पे 10 मार्कर्स भी हैं। मोस्ट लाइकली एग्जाम क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे 10 मार्कर्स है, फिर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो मेरे रिमेंबर होने चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये 3rd चैप्टर है, अम्बेडकर का कास्ट सिस्टम के ऊपर था ना जो हमारा चैप्टर है, तो ये वो है। तो इसमें हमारा पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस अम्बेडकर व्यू ऑन कास्ट सिस्टम। बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से बहुत सारा लिख सकते हो। तो इंडिया वॉज कल्चरली यूनाइटेड बता देंगे, एंडोगैमिक एसेंस है कास्ट सिस्टम की, मैकेनिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम बता देंगे, सती बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, जेनेसिस कैसे हुई कास्ट की, स्प्रेड ऑफ द कास्ट सिस्टम बता देंगे, साइकोलॉजिकल प्रोसेस में इमिटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। प्लीज़ इसको अपने आंसर में लिख के आना कि कास्ट सिस्टम का 2 स्प्रेड था, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस था जो होता है हमारा इमिटेशन, दूसरों को देख के करना। ठीक है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो होता है एक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि जिन्होंने वायलेट करे रूल को, उनको एक्सपेल कर दिया कम्युनिटी से, तो उनको निकाल दिया, तो उन्होंने न्यू कास्ट फॉर्म कर ली। तो ऐसे करके हमारे 2 बेस थे स्प्रेड होने की। क्रिटिसिज्म आएगा, क्रिटिकल एवोल्यूशन, मेरिट लिमिटेशन। पॉइंटर्स में मत लिखना, मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स में समझाया था कि शॉर्ट रहे, लेकिन आंसर पॉइंटर्स में मत लिखना, पैराग्राफ में लिखना। ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट। अम्बेडकर के हिसाब से हम बिल्ड नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट। तो उसको बताएंगे कास्ट नेचुरली डिवाइड कर देता है सोसाइटी को, एंडोगामी में बेस होता है, क्रिएट इनइक्वालिटी, प्रिवेंट सोशल यूनिटी, हार्मफुल कस्टम प्रिजर्व कास्ट, कास्ट इज अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन, कास्ट ऑब्स्ट्रक्ट डेमोक्रेसी। जो हेडिंग वेडिंग देख लो यहाँ पे, बाकी खुद लिख लोगे, इतना तो कुछ है नहीं, ईजी चैप्टर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंक्लूजन आ जाएगा हमारा। फिर अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर कास्ट इज अ नोशन, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। कितना मस्त क्वेश्चन है ना, 20 मार्कर का। इसमें हमें कास्ट एक मेंटल एटीट्यूड है, एक सोचा समझा गया है, बिकॉज वो नेचुरली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो ह्यूमन मेड है, वो सोचा समझा गया सब कुछ। कास्ट एक ह्यूमन प्लान था। ठीक है, एंडोगैमी सस्टेन द कास्ट सिस्टम, कैसे सस्टेन होता है, ये क्या है, बिलीफ है रेदर देन बायोलॉजी। रेनफोर्स करता है कास्ट को, डिस्ट्रॉय करता है इक्वालिटी फेटर्निटी को, चेंज ऑफ माइंड इज नेसेसरी, ज़रूरी है कास्ट को हटाने के लिए। दिमागी
एक पूरा खेल है कास्ट इज़ नॉट समथिंग दैट वाज नेचुरल इन द इंडियन सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी में कास्ट एक नेचुरल चीज़ थी ही नहीं ना होती। कास्ट एक सोची समझी चीज़ है, वो हमारी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारे दिमाग में कि हम ये सोच रहे हैं कि तुम इस कास्ट के हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो तो ऐसा होगा। ये सब कुछ एक बहुत रॉन्ग नोशन है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको मतलब समझ लेना अच्छे से। एंड आई थिंक यू शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा लिखने को है, ठीक है। ये वाकई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। अब हमारा मैरिज वाला जो वुमेन वाला चैप्टर था, साइमन दे बीवर वाला, उसका एक क्वेश्चन है कि मैरिज हैज़ ऑलवेज बीन अ डिफरेंट थिंग फॉर मेन वुमेन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू साइमन। तो हम अलग अलग डिफरेंट है, वुमेन को कितना प्रॉब्लम हुआ था। सॉरी 2 मिनट। ओके, मैरिज एक अनइक्वल है बिगनिंग से। कैसे वुमेन को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना नेम, अपना सरनेम, अपनी आइडेंटिटी सब चेंज करनी पड़ती है। डिफरेंट सोशल रूल होता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती है अपने हस्बैंड पे, अपनी आइडेंटिटी छोड़ देनी पड़ती है। ट्रांसेंडेंस वर्सेस इमिनेंस की बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसेंडेंस मतलब काम करना, क्रिएट करना। तो हस्बैंड मैन ट्रांसेंडेंस से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम काम करोगे, क्रिएट करोगे, सोसाइटी में काम करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, शेप करोगे फ्यूचर को। वुमेन को क्या बोलते हैं, तुम इमिनेंस करोगे, तुम रिपीटेड काम करोगे, तुम बस चीज़ों को संभालोगे। हस्बैंड क्रिएट करेगा, हस्बैंड न्यू चीज़ लाएगा, तुम सिर्फ चीज़ों को संभालोगे। घर में झाड़ू पोछा जो रोज़ होगा, बर्तन साफ करना जो रोज़ होगा, डोमेस्टिक रिपीटेटिव वर्क ही तुम्हारी लाइफ है। तुम लाइफ को मेंटेन करोगे, तुम कुछ नया क्रिएट नहीं करोगे। इसी को ट्रांसेंडेंस वर्सेस इमिनेंस बोलते हैं कि हस्बैंड की लाइफ एक ट्रांसेंडेंस लाइफ होती है, एक बहुत चेंजफुल न्यू चीज़ें, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू चाहिए होता है। आप एक ही चीज़ रोज़ करोगे, आप बोर हो जाओगे नेचुरली। बट वुमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, इमिनेंस। सो हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क रिपीटेटिव होता है, अंडरवैल्यूड होता है। मैरिज सोशल होती है रादर देन लव, मेल अथॉरिटी होती है। ट्रेजेडी ऑफ मैरिज बताएंगे। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन बताएंगे यहाँ पे, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट, इमिनेंस वर्सेस ट्रांसेंडेंस, ठीक है। वो भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसी चीज़ के ऊपर आता है। मैंने यहाँ पे बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं, जो आप पढ़ लो, एक बार सब देख लो कि आप इसका आंसर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो इसका आंसर आप देखो कि कैसे आप इसको कर पाओगे, ठीक है। इसमें कुछ आपको हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल डिटेल में आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेम है, कुछ चीज़ें सब क्वेश्चन में आ रही है, बस क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम है। तो मैरिज डिफरेंट थिंग है, एनालाइज करो, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है अमृता सेन का फ्रीडम एंड एजेंसी विद रेफरेंस टू अमृता सेन, ठीक है। तो डिस्कस द वेलबींग, फ्रीडम एंड एजेंसी, फ्रीडम विद रेफरेंस, हमें वेलबींग फ्रीडम और एजेंसी फ्रीडम की यहाँ पे बात करनी है। वेलबींग फ्रीडम होता है कि हम अचीव कर पाए थिंग को, चीज़ों को विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर सेल्फ। एंड एजेंसी फ्रीडम होता है कि हमें हमारे गोल हमें मिल जाए, चाहे हम उसमें खुद से कुछ करें या ना करें, या चाहे नहीं। एजेंसी फ्रीडम होता है कि हमें हमारे गोल मिल जाए, ताकि इवन दो कि वो हमें डायरेक्टली हमारा कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। लाइक इफ़ यू थिंक कि हमें ट्रुथ बोलना चाहिए, तुम ट्रुथ बोल रहे हो और तुम्हारा उससे कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो एजेंसी फ्रीडम हो जाएगा। वेलबींग फ्रीडम की हमें कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसी की यहाँ पे बात करनी है, वेलबींग फ्रीडम, एजेंसी फ्रीडम, ठीक है। रिलेशनशिप इन दोनों की, कन्फ्लिक्ट इन दोनों का। अब हाउ डू सोशल अरेंजमेंट इन्फ्लुएंस इन इक्वालिटी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ डू सोशल अरेंजमेंट इन्फ्लुएंस इन इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू अमृता सेन। तो सोशल इन्फ्लुएंस कैसे इनइक्वालिटी को वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे मीनिंग ऑफ सोशल अरेंजमेंट बता देंगे। इनइक्वालिटी एक मोर देन इनकम होती है। कैपेबिलिटी अप्रोच बता देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन, इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी, रोल ऑफ डेमोक्रेसी, सब कुछ पढ़ लो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डस फ्रीडम कॉन्फ्लिक्ट विद वेलबींग, डिस्कस विद रेफरेंस टू अमृता सेन, क्योंकि क्या फ्रीडम वेलबींग से करता है। ये बहुत अच्छा पार्ट था चैप्टर का, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो इसको वही लिखना है कि फ्रीडम और वेलबींग क्या एक साथ चल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स है देख लो आप एक बार, जो आप अपने आंसर्स में एक स्ट्रक्चर्ड आंसर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स मैंने इंक्लूड करे हैं और 10 मार्क्स पे आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो आप 20 मार्क्स कर लोगे, 10 मार्क्स आराम से हो जाएंगे। इन्हीं का छोटू पार्ट लिखना होता है, इसमें थोड़ा बड़ा है, वो 10 मार्क्स सबका हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर मॉरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज सराउंडिंग पोर्नोग्राफी, तो ये दूसरा चैप्टर हमारा है कि क्या मॉरल और सोशल इश्यूज हैं। तो यहाँ पे हम ये सब कुछ बताएंगे। मैंने 2 पेज गलती से इंक्लूड कर दी, सॉरी, सेम चीज़ है, ओके। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, एक्सप्लॉयटेशन, कंसेंट, हार्मफुल इफेक्ट, मॉरल कंजम्पशन, पॉलिटिकल इशू सराउंडिंग पोर्नोग्राफी। ये पोर्नोग्राफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने देखा है, बहुत क्वेश्चन पेपर में था, रिपीटेटिव था, पढ़ लो इसको अच्छे से समझ लो, आई थिंक ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पोर्नोग्राफी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको पढ़ लेना। कंक्लूजन, अब इज अ पब्लिक फिगर एंटाइटल्ड टू प्राइवेसी, डिस्कस अकॉर्डिंग टू डेविड आर्चर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है एग्जाम में, ठीक है, चॉइस में आ सकता है, आता ही है, अगर नहीं आया तो पहले वाला आ जाएगा, तो ये आता ही है। इफ इज़ अ पब्लिक फिगर, क्या पब्लिक फिगर को प्राइवेसी मिलनी चाहिए, तो ये एक बहुत कोर पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसका आंसर आप करोगे कि उनको क्यों मिलनी चाहिए, और फिर ये सब कुछ इंटरेस्ट क्या है, रोल ऑफ गॉसिप की बात करोगे, ठीक है। अब स्टेट द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय डेविड आर्चर टू जस्टिफाई द ब्रीच ऑफ एन इंडिविजुअल प्राइवेसी। यहाँ पे वही इंडिविजुअल प्राइवेसी की पब्लिक फिगर आर्ग्यूमेंट आ जाएगी, थोड़ा बहुत सेम ही आंसर है। गॉसिप इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक फिगर, तो यार इस क्वेश्चन से ना, इस चैप्टर से ना बहुत लाइक अलग अलग डाइवर्स टाइप के ना आ रहे हैं ना क्वेश्चन, बहुत अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे हमें गॉसिप का आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया कि ब्रीच ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी, फिर पोर्नोग्राफी अलग था, फिर यहाँ पे पब्लिक फिगर एंटाइटल्ड टू प्राइवेसी, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चैप्टर थोड़ा सा डाइवर्स है, इसको पढ़ लो अच्छे से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी, 4-5 ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा डू अफ्लुएंट कंट्रीज हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड द स्टार्विंग पीपल ऑफ अदर कंट्रीज की बताती है। यहाँ पे हमारा पीटर सिंगर का जो चैप्टर था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, उसका क्वेश्चन है ये कि अफ्लुएंट कंट्री का मॉरल ऑब्लिगेशन होता है क्या स्टार्विंग पीपल ऑफ द अदर कंट्री का, तो उसकी बात करेंगे। एफ्लुएंस एंड मोरालिटी की बात करेंगे पीटर सिंगर की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिए हैं, एंड एक बार देख लो, सॉरी ओके। तो अफ्लुएंस एंड मोरालिटी पीटर सिंगर का 10 मार्क्स का ही है। इसमें मीनिंग ऑफ अफ्लुएंस, मोरालिटी, ड्यूटी टू हेल्प इक्वल, सॉरी इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्रिटिसिज्म ऑफ लग्जरी स्पेंडिंग, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने इंक्लूड कर दिए। 10-20 मार्कर्स में आ जाते हैं सब, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में किया, बिकॉज आपका मेन काम ये नहीं है कि आप इस वीडियो में आके पूरा प्रिपरेशन कर लो, आपका मेन काम ये है कि अब जो बाकी वीडियोस है चैप्टर की उनको पढ़ो, उनको समझो, वो कर लोगे ना तो ये आप एग्जाम, ये आप मेट्रो में ही जल्दी जल्दी देख लोगे, आपका हो जाएगा अच्छे से काम, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन देखना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ओके, आप मेंटली प्रिपेयर करोगे, अच्छा ये वाला आ रहा है तो मैं ये लिख दूंगी। अगर आप पहले से ये पढ़ के जाओगे ना, देख के जाओगे क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है ना एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से एग्जाम हो जाएगा, कोई नया नहीं लगेगा कि अच्छा ऐसा भी आ गया, ऐसा भी आ गया, आपको पता है कि अच्छा ये आ रहा है, ओके। आप एग्जाम में जाके देखोगे, अरे वाह यही आ गया, सेम सेम। तो वही चीज़ होती है ना, अपने इस वीडियो में आपने क्या देख लिया कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा, आ सकता है 90% ऑफ द चैप्टर, 90% ऑफ द पेपर इसी में से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं, सारे PYQ मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एग्ज़ाम देने के बाद एक बार वापस आके इसमें कमेंट करें कि क्या इसमें से कुछ आया है, आपका कितने क्वेश्चन इसमें से आए, एंड वो सब कुछ प्लीज़ कमेंट करें, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करके एंड कुछ कंट्रीब्यूट करके। एंड थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द वीडियो, कमेंट भी ज़रूर करना एग्ज़ाम देने के बाद, एंड दैट्स इट, बाय।